लेकिन जब गठबंधन की राजनीति का जिक्र होगा तो कर्नाटक के भीतर तो कांग्रेस अपने बूते मजबूत इस दौर में हो चली है। इससे पहले तो बीजेपी मजबूत थी, 28 में से 25 सीटें जीती थी। महाराष्ट्र के भीतर शरद पवार के साथ उद्धव आकर खड़े हो गए। कांग्रेस तो पहले से खड़ी थी, तो वहां पर भी 23 सीट बीजेपी ने जीती है। बिहार में 17 सीट जीती थी, लेकिन तब नीतीश कुमार साथ थे। अब नीतीश कुमार चले गए हैं उनके साथ जिन्होंने एक भी सीट नहीं जीती, यानी आरजेडी के साथ। तो यह समीकरण बिगाड़ देगा स्थिति को। वहां पर 17 सीटें जीती हुई थी बीजेपी ने, छत्तीसगढ़ में 9 सीटें जीती हुई थी, हरियाणा में 10 की 10 जीती थी, राजस्थान में 25 में से 24 जीती थी, दिल्ली की 7 में से 7 जीती थी, पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 जीती थी। मैसेज क्या है? पहला मैसेज है कि जो 207 सीट है, जिन राज्यों का हमने नाम लिया और यहां के नेताओं का जिनका नाम लिया, जिनकी फाइल कभी भी खुल सकती है, यह कुल मिलाकर 207 सीटें होती हैं। इसमें से 133 सीट बीजेपी ने जीती, लेकिन गठबंधन का मिजाज बहुत साफ कहता है कि यहां पर 75 सीट से ज्यादा कभी भी पार नहीं कर सकती है बीजेपी अपने बूते, अगर यह सारी चीजें अनुकूल चल गई तो। 75 का मतलब बहुत साफ है, एक झटके में 56 सीट का कम हो जाना। और उसके बाद तो राजनीतिक तौर पर जब चीजें कम होती हैं तो और कम होती चली जाएगी। तो क्या इन्हें तोड़ना है उस दिशा में, यह जानते समझते हुए तेलंगाना को अपने अनुकूल कर चुके हैं। वाईएसआर कांग्रेस यानी जगन रेड्डी को अपने अनुकूल कर चुके हैं। तमिलनाडु के भीतर 3-3 नेताओं की घेराबंदी हो चुकी है, उसकी तैयारी ईडी कर चुकी है। तो अब ईडी को हर हाल में दोबारा से संजय मिश्रा की उस लकीर पर चलना है जिसके आसरे इन करप्ट पॉलिटिशियंस को लेकर जो फाइल तैयार की गई है उसकी गिरफ्तारी और जेल तक पहुंचाने की परिस्थिति हो। यहीं से दूसरा सवाल खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब संजय मिश्रा की नियुक्ति को गैर कानूनी बताया तो तमाम ये विपक्ष के नेता, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वालों में कांग्रेस और टीएमसी के नेता थे, लेकिन अब यह सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात की हरी झंडी दे देती है कि हां, जिस कानून को हमने मान लिया उस कानून के तहत यह 5 बरस तक रह सकते हैं, तो एक क्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो कुछ हुआ उसके कुछ टेक्निकल पन्नों को खोल लीजिए। 8 मई को सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, सरकार से पूछा था, सॉलिसिटर जनरल वहां मौजूद थे, उनसे पूछा था क्या संजय मिश्रा इतने जरूरी हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद कार्यकाल बढ़ाया गया? क्या कोई व्यक्ति वाकई इतना जरूरी हो सकता है? और जब 2021 के फैसले में हमने साफ कर दिया था कि रिटायर्ड के बाद एक्सटेंशन कम अवधि का होना चाहिए, तो संजय मिश्रा को आगे कोई एक्सटेंशन क्यों दिया गया? और 2021 से ही इनकी नियुक्ति गैर कानूनी है, बावजूद इसके आपने एक्सटेंशन दे दिया। सरकार ने क्या कहा था और सरकार अभी भी वो बात क्यों कहेगी? सरकार ने कहा था कि दरअसल एक्सटेंशन की वजह प्रशासनिक कारणों से आवश्यक था, प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वजहों से यह जरूरी था। और जो एसएटीपी यानी वित्तीय कार्रवाई कार्यबल जो होता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसका आकलन होता है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग देश के भीतर नहीं होता है, देश के बाहर से उसका जुड़ाव होता है, तो उसके लिए मूल्यांकन होता है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। और यही तर्क सरकार लगातार दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 सवाल फिर पूछे थे, कहा था कि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो उनका काम कर सके? क्या एक व्यक्ति इतना जरूरी हो सकता है? आपके मुताबिक ईडी में कोई दूसरा सक्षम व्यक्ति है ही नहीं। और 2023 के बाद इस पद का क्या होगा जब मिश्रा रिटायर हो जाएंगे, हट जाएंगे? अब यहां पर सवाल था कि जिस बात का जिक्र इससे पहले हो रहा था कि सरकार का तर्क था कि सीवीसी के अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले तो फैसला नहीं दिया था, फैसला सुरक्षित रखा था, क्योंकि अपने तौर पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को सुरक्षित रखे हुए है। और उसके बाद जब वो फैसला दे देता है तो उसके फैसला देने के बाद जब तक वो व्यक्ति अपने पद पर मौजूद है, तो क्या उसके लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गुहार नहीं लगाई जा सकती है? सरकार का कहना है लगाई जा सकती है। इसीलिए जस्टिस गवई की ही अदालत में जहां से यह फैसला निकल कर आया था, उन्हीं की अदालत का दरवाजा यह कहकर खटखटाया गया कि आप ही ने एक लिहाज से हरी झंडी दी हुई है कि 5 साल तक रह सकते हैं, तो इन्हें नवंबर 2023 तक रहने दिया जाए। और शायद कल जब 3:30 बजे ये सुनवाई होगी तो ये बहुत मौके की बात होगी कि सरकार ने अपनी बिसात पूरे तरीके से इंडिया को लेकर बिछाई हुई है। उसके जहन में बहुत सारी चीजें बहुत साफ है कि किस तरीके से, किस रूप में क्या काम करना है और किन नेताओं को शिकंजे में लेना है और कैसे शिकंजे में लिया जाएगा। हालांकि इस फहरिस्त में नाम राहुल गांधी का भी है। हेराल्ड मामले में उनसे भी 5 दिनों तक पूछताछ हुई है, लेकिन राहुल गांधी को शिकंजे में लेना यानी गिरफ्तारी करना और जेल में डालना उनके कद को बहुत बड़ा कर देना है। तो जिन 11 नेताओं की फाइल है उसमें से एक राहुल गांधी आप माइनस कर दीजिए, बाकी 10 नेताओं की फाइल को दोबारा उनके टेक्निकल एस्पेक्ट को एक बार और समझाएं। उससे पहले यह सुनिए कि जरा सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई प्रमुखों के कार्यकाल को 5 साल बढ़ाने के संशोधन को सही ठहराया था। और क्या कहकर सही ठहराया था? उन्होंने कहा था कि कानून पर न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित होता है, इन अधिकारियों की नियुक्ति उच्च स्तरीय समिति करती है, इन संशोधनों को बरकरार रखा जा सकता है, इसमें पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं और जनहित व लिखित कारण के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों के सेवा विस्तार दिया जा सकता है। यानी
सुप्रीम कोर्ट के भीतर जनहित के आधार पर सरकार को लिख कर देना है कि आखिर इनकी नियुक्ति को वह कंटिन्यू नवंबर तक क्यों करना चाहती है। इन कारणों से सुप्रीम कोर्ट कितना सहमत होता है, असहमत होता है, यह तो कल पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एक झटके में जरा यह समझिए कि भारत की राजनीति के भीतर जब हर कदम 2024 की तरफ बढ़ रहे हैं और विपक्ष और कांग्रेस खुले तौर पर ईडी को राजनीतिक हथियार बनाकर कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको संसद के भीतर और बाहर लगातार वो जिक्र भी करती रही है। तो ऐसे में जिन 10 नेताओं का जिक्र है, अगर उन पर नकेल कसी गई फाइल तो सबकी तैयार है। और लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसकी जानकारी संजय मिश्रा को है। यानी 31 जुलाई को अगर वो रिटायर हो जाते हैं और कोई दूसरा शख्स ईडी का डायरेक्टर बन जाता है तो उसके सामने लाइन ऑफ एक्शन सरकार नहीं बतला सकती है, क्योंकि सरकार जिस भी किसी नए शख्स को नियुक्त करेगी उसके साथ एक संवाद फाइनेंस मिनिस्टर का एक प्रक्रिया के तहत होगा। लेकिन जल्दबाजी इस बात को लेकर है कि इस दौर में अलग अलग राज्यों में चुनाव भी है और उनके नेताओं के जो प्रमुख वहां पर बैठे हुए विपक्षी नेताओं के प्रमुख, उनकी फाइल ईडी के पास तैयार है और लाइन ऑफ एक्शन पहले बता दिया गया था। तो अब क्या होगा? अब होगा यह कि जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत, अगर अशोक गहलोत बीजेपी की मदद नहीं करते हैं, करेंगे, इसमें मत फंसिए अभी, यह एक सिंबॉलिक एस्पेक्ट है, तो अग्रसेन गहलोत पर नकेल कसी जाएगी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल पर नकेल कसी जाएगी, 2 मुख्यमंत्री जहां पर चुनाव होने वाले हैं। डीके शिव कुमार कर्नाटक में हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार पिछले लोकसभा जैसे परिणाम नहीं आएंगे और हम आधे से ज्यादा सीटें जीत जाएंगे। तो डीके शिव कुमार की फाइल तो खुली हुई है, उन्हें कभी भी अंदर डाला जा सकता है। तीसरी स्थिति महाराष्ट्र के भीतर है, जहां शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं। तो शरद पवार का नाम तो यूं ही है और उद्धव ठाकरे के साले साहब श्रीधर माधव पाटनकर, उनका नाम है। तो उनको खामोश कैसे किया जाए? अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, उनके ऊपर 2 स्कैम के मामले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो मामले अदालत तक पहुंच चुके हैं। बिहार में तेजस्वी यादव, जो रेलवे का मसला है, नौकरी के एवज में जमीन। और इधर हरियाणा में माना जा रहा है कि खट्टर साहब कमजोर पड़ रहे हैं, बीजेपी कमजोर पड़ रही है, तो क्यों नहीं हुड्डा अगर जीते उससे पहले उनकी गर्दन दबोच ली जाए। और हुड्डा के खिलाफ तो मामला खुला हुआ है, राजनीतिक तौर पर उन पर कभी भी नकेल कसी जा सकती है, क्योंकि मामला जमीन से जुड़ा हुआ है, खुले तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा जा सकता है। तो इन नेताओं को लेकर ईडी का लाइन ऑफ एक्शन, संजय कुमार मिश्रा का सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने का इंतजार, सरकार की पूरी बिसात इंडिया को तोड़ने को लेकर, और इन सारी परिस्थितियों में असल सवाल जो छुपा हुआ है इस बात को लेकर है कि इंडिया को लेकर घबराहट मोदी सत्ता में कितनी बड़ी हो चली है। यह सिर्फ इस बात से समझ लीजिए कि यह भारत की राजनीतिक इतिहास में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसलों के मद्देनजर भी यह पहली बार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस अधिकारी की नियुक्ति और एक्सटेंशन को गैर कानूनी करार दिया, उसी अधिकारी की नियुक्ति और एक्सटेंशन को बरकरार रखने के लिए वही सरकार दोबारा से 15 दिनों के बाद ही सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गई है। राजनीति का ऐसा मिजाज कभी नहीं था।